रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आज इसको सॉर्ट आउट किया है बेटा, प्रॉब्लम नहीं है अभी। Yes, sir. Every day is like a procedure, na, sir. Have to be in tight discipline, watch lectures, make notes, and it goes on the whole day. Yeah, that's what it is. Shreyans, यही तो life है बेटा. This couple of years will be tough for you, but I think after a couple of years you will enjoy बेटा. तो ये 2 साल थोड़ी मेहनत कर लो बच्चा. सर बाद में अवेलेबल हो जाएंगे क्या लेक्चर्स? यस कोमल जोशी, लेक्चर्स अवेलेबल अभी भी और यूट्यूब पे ही हैं बेटा. बाद में क्या, आप आज भी देख सकते हो जाके. बात की बात ही नहीं है. यू कैन गो टुडे इटसेल्फ. रिमलिम गुड मॉर्निंग बेटा. चलो बेटा, बच्चे आए कि नहीं? आज तो बहुत बच्चे कम दिख रहे हैं, क्या दिक्कत है यार? ओके चलो विल स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है बेटा. हाँ बेटा, हम डिस्कशन कर रहे थे केई पे. किस पे डिस्कशन कर रहे थे? केई पे. आज जो डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. तो कंसिडरिंग दिस, आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ देम. और सेकंड, ये लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले देखा हुआ है. करेक्ट है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको. श्वेता गुड मॉर्निंग बेटा. बाकी बच्चे कहाँ पर है? नॉक नॉक तेरा बाप आया, ये कौन है भाई? ये नॉक नॉक तेरा बाप आया है कौन भाई? गुड मॉर्निंग. अपने नाम से इतना क्यों डर रहा है भाई, कि अपने आप को बाप बना रहा है भाई? गजब बच्चे, बाकी बच्चे एक से एक बढ़कर आए. चलो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने कहा कि केई का डिस्कशन, मतलब केसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका फॉर्मूला बन जाता है आपका, जिसके कंपोनेंट्स हैं हाँ, मतलब केसी के कंपोनेंट क्या क्या है? तो स्पेसिफिक वेट्स एंड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये उनके कंपोनेंट्स में आते हैं. क्या आते हैं? उनके कंपोनेंट्स में आते हैं. तो मुझे बताओगे, ये अगर उनके कंपोनेंट्स में आते हैं, केडी प्रॉब्लम नहीं है, केपी प्रॉब्लम नहीं है, केटी प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्मूले भी हमें आ गए, हमें रीजन भी समझ में आ गया कि एक्सपेक्टेशन उनकी कुछ, हाँ मतलब केटी, केपी और केटी की एक्सपेक्टेशंस पहले से होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशन के बेस पे हम कॉस्ट निकाल लेते हैं. ये नहीं है. लेकिन केई इज अ टफ टास्क. कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप है ना, आपको पता है बेटा कि एक सीएसबी, हाँ आपको पता है बेटा, एक सीएसबी वैल्यूएशन कर सकता है. क्या कर सकता है? वैल्यूएशन. एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन, सीएस कैन बी अ वैल्यूअर ऑल्सो. आप सीएस बनने के बाद आप वैल्यूएशन का प्रोफेशन चूज कर सकते हो. आप सीएस बनने के बाद आप वैल्यूएशन का प्रोफेशन चूज कर सकते हो. सर वैल्यूएशन का मतलब क्या? बिजनेस को वैल्यू करना. क्या अभी रिसेंटली मुझे बताओ, फेसबुक ने जियो का 9.99% शेयर परचेज किया. तो मुझे बताओ, जब फेसबुक ने जियो का ये शेयर परचेज किया होगा, तो क्या ऐसे ही परचेज कर लिया क्या? मार्क जुकरबर्ग को साथ को सपना आ गया, मतलब फिर मुकेश अंबानी के साथ मीटिंग कर ली और उन्होंने परचेज कर लिया, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा. इट्स नॉट लाइक दिस. ये ऐसा नहीं है. समझने की कोशिश करो कि ऑलवेज जब भी अगर फेसबुक ने अगर शेयर परचेज किया, तो पहले जियो की बिजनेस की वैल्यूएशन होगी. सो यू मीन वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन? नो नो श्रेयांश, नो श्रेयांश. अभी हमारे पास अकाउंट्स में बहुत सारे वैल्यूएशन के टॉपिक्स हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल में. लेकिन एक एब्रप्टली आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ. जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 70%, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया, तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 70% शेयर अक्वायर किए थे. यहाँ पर भी फेसबुक ने 9.99% शेयर अक्वायर किए. तो ये जो शेयर्स अक्वायर हो रहा है, क्या लग रहा है आपको मार्केट प्राइस पे अक्वायर होते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल. क्योंकि शेयर की मार्केट प्राइस जनरली सेंटीमेंट पे बेस्ड होती है. सेंटीमेंट मतलब क्या हो गया? अभी देखो ना, अभी मार्केट में क्या कोरोना वायरस का सेंटीमेंट चल रहा है क्या? तो कोरोना वायरस का सेंटीमेंट चलने की वजह से पूरा स्टॉक एक्सचेंज, अरे इंडियन इकोनॉमी क्या, ग्लोबल इकोनॉमी डाउन है.
ये सिचुएशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अक्वायर करता है या मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर फेसबुक ने जियो के 9.99% शेयर्स अक्वायर किए और उसके लिए उसने 45,000 करोड़ दिया, तो वो ऐसे नहीं दे दिया होगा। पहले तो जियो की बिजनेस की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, और जियो की बिजनेस की वैल्यूएशन करने के बाद उसकी पर शेयर एक वैल्यू आती है। तो अब ये बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे होती है, ये मैं ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं सिखा सकता हूं, अब यहाँ पे तो डिस्कशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास अकाउंट्स में, सीएमए में हमारे पास देयर आर 4 टॉपिक्स जो वैल्यूएशन बेस्ड है। तो मैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो डिस्कशन जरूर करूंगा जिससे आपका इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए, और जितना भी डिस्कशन होगा मेरा 100% प्रैक्टिकल डिस्कशन होगा। तो मैंने कहा एक सीएस बनने के बाद, आप सीएस बनने के बाद बिजनेस वैल्यूएशन कर सकते हो। मतलब हमारी इंस्टीट्यूट ने लीगल अथॉरिटी देके रखी है कि सीएस कैन बी अ बिजनेस वैल्यूअर। अगर आपको आगे चल के अगर वैल्यूएशन में अपना प्रोफेशन बनाना है, उसे फाइनेंशियल मॉडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फाइनेंशियल मॉडलिंग कहते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में ये सिखाया जाता है कि आप बिजनेस की वैल्यू किस तरह से डिसाइड कर सकते हो। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स, पैरामीटर्स को कंसीडर करके हम बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। लेकिन जो बिजनेस की वैल्यूएशन हम मतलब मान के चलो कि बिजनेस वैल्यूएशन की जब हम बात करेंगे, या आप आगे चल के आपके प्रोफेशनल करियर में अगर बिजनेस वैल्यूएशन में आप जाते हो, तो इस आपको ये वाले जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। जो भी मैं सिखाने जा रहा हूं ये 100% प्रैक्टिकल डिस्कशन है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को कनेक्ट करोगे। और उतना ही नहीं, ये जितना भी हम सीख रहे हैं ये आपको सीएमए में भी काम में आएगा, मतलब हमारे अकाउंट से भी काम में आएगा, यहां पर भी काम में आएगा, अलग अलग जगह भी काम में आएगा। तो मतलब जो भी अभी जितने भी फॉर्मूले भी सीखेंगे वो बराबर दिमाग में फिट होने चाहिए, लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। आपको पता है हमारी कंट्री में 2018 में 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के मर्जर एंड एक्विजिशंस हुए थे। 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स के मर्जर एंड एक्विजिशन 2019 में हुए थे। तो बेटा इससे समझ सकते हो कि सीएस बनने के बाद एक बिजनेस वैल्यूएशन में कितना स्ट्रॉन्ग स्कोप है। जनरली कोई जाता नहीं है, लेकिन ऐसी अगर कोई अलग फील्ड अगर आप चूज करते हो तो जिससे आपका करियर वेल डिफाइंड हो सकता है, जिससे लेकिन उन सभी चीजों के लिए एफएम अकाउंट्स का बेस होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, एफएम आपके करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था? ये मेन रीजन था। सीएमए में वैल्यूएशन डालने का जो मेन रीजन है वो क्या है? तो ये मेन रीजन है कि सीएस कैन बी अ वैल्यूअर नाउ, एक सीएस वैल्यूअर हो सकता है। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट हियर। मुझे फटाफट हाँ हाँ करके बताओगे बेटा, ताकि समझ में आए कि बच्चे थोड़ा रिस्पॉन्सिव है। मैंने वही डिस्कशन किया था, केई पे डिस्कशन कर रहा था मैं। तो मुझे बताओगे, जब मैं केई पे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि केई केई को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ इसीलिए हो जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की, ओके समझ में आया, इक्विटी शेयर होल्डर की हमें एक्सपेक्टेशंस पता नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? उनकी एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करना होता है। और उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम कौन से नोटेशन से बुलाते हैं? उनकी एक्सपेक्टेशंस हम कौन से नोटेशन से बुलाते हैं? हम उनको आरई के नोटेशन से बुलाते हैं। तो मुझे बताओ आरई का मतलब क्या होता है और केई का मतलब क्या होता है? लिख के बताओगे फटाफट, आरई का मतलब क्या होता है और केई का मतलब क्या होता है? करेक्ट है शेष गायकवाड़, आरई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। आरई का क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जबकि केई का मतलब क्या होता है? आरई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। केई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट टू द कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट टू द कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। सर जी, सॉरी सर जी, नेट पैक खत्म हो गया। अरे बाप रे, शुभम इतना क्या देख रहा है भाई तू? अ, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बच्चों को। अब सुनोगे मेरी बात ध्यान से। मुझे बताओ, मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था। पी जीरो का मीनिंग फास्ट, एकदम क्विक। पी जीरो का मीनिंग क्या होता है? क्विक क्विक क्विक। पी जीरो का मीनिंग क्या होता है? ये रहा, पी जीरो का मीनिंग क्या होता है?
करंट मार्केट प्राइस करेक्ट है। करंट मार्केट प्राइस, पी जीरो का मीनिंग क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस। आर ई का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। मैंने ये क्वेश्चन में आरई को रेडीमेड कंसीडर कर लिया। कैसे कंसीडर कर लिया? आरई को मैंने रेडीमेड कंसीडर कर लिया। आरई मतलब हमें पता है कि इक्विटी की एक्सपेक्टेशन 15% की है। कितने परसेंट की है? 15% की है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, जब इक्विटी वाला हमें पैसा देगा, जब इक्विटी वाला हमें पैसा देगा, तो मुझे बताओ, क्या हमारे पास, कंपनी के पास पूरा 800 आएगा कि उससे कम आएगा? कंपनी के पास 800 आएगा कि उससे कम आएगा? कंपनी के पास जो आएगा उसे हम क्या कहते हैं? नेट प्रोसीड्स कहते हैं। कम आने का रीजन क्या है? कम आने का रीजन क्या है? कम आने का रीजन क्या है? मेन रीजन इज नथिंग बट द फ्लोटेशन कॉस्ट, इज नथिंग बट द फ्लोटेशन कॉस्ट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। जो कम आने वाला है उसका जो मेन रीजन है, दिस इज नथिंग बट योर फ्लोटेशन कॉस्ट। आई होप यू डू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। ऐसे अगर देखा जाए तो इक्विटी, आप मान के चलो मैं कंपनी हूं, आप मेरी कंपनी, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। आप ऐसे मान लो मैं कंपनी हूं, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। आपने कितना पैसा दिया था कंपनी को? 800 रुपीज दिया था। और ये 8 रुपीज की एक्सपेक्टेशंस, मतलब आरई कितना है? 15% है। तो मुझे बताओ, अमाउंट फॉर्म में आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हो जाएगी? 120 रुपीज हो जाएगी। तो बीइंग अ कंपनी, मुझे आपको 120 रुपया कमा के देना है। बीइंग अ कंपनी, मुझे आपको 120 रुपया कमा के देना है। लेकिन मेरे पास क्या 800 रुपीज आया था कि मेरे पास सिर्फ 780 रुपीज आया था? मतलब 120 कमाने के लिए कंपनी के पास क्या 780 रुपीज, अरे 800 रुपीज था कि 780 रुपीज था? 780 रुपीज था। तो मैंने परसेंटेज फॉर्म में फाइंड कर लिया कि 780 रुपीज पे मुझे कितना कमाना है इक्विटी के लिए? 120 कमाना है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 100 पे कितना कमाएंगे? एक्स। तो 100 पे कितना कमाएंगे? एक्स कमाएंगे। तो कॉमन सेंस क्या कह रही है? क्या 15.38% कमाएंगे? क्या कितना कमाएंगे? 15.38% कमाएंगे क्या? आई होप यू डू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिचुएशन में मुझे सोच समझ के बताओगे, ये सिचुएशन सोच समझ के बताओगे, क्या के 15.38% है? तो आपका आरई कितना है? आरई कितना है? क्या 15% है? क्या के इज ग्रेटर देन आरई? क्या के इज ग्रेटर देन आरई? क्या के इज ग्रेटर देन आरई? के इज ग्रेटर देन आरई? यस, के ग्रेटर देन आरई है। सर के ग्रेटर देन आरई क्यों होता है? कॉमन सेंस है। आप बताओगे के ग्रेटर देन आरई क्यों होता है? आप मुझे बताओगे के ग्रेटर देन आरई क्यों होता है? आप मुझे बताओगे के ग्रेटर देन आरई क्यों होता है? आप मुझे बताओगे why k is greater than re? You tell me please. Yes, correct. You are right. Due to flotation cost, due to flotation cost, due to flotation cost, due to flotation cost. एकदम correct है बेटा, एकदम correct है, because of flotation cost. Absolutely correct. Absolutely correct. Due to flotation cost. Now listen me very very carefully बेटा. Now listen me very very carefully. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अब मुझे बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में कितना था? 20 रुपया था। मुझे उसी को परसेंटेज फॉर्म में फाइंड करना है। मुझे उसी को परसेंटेज फॉर्म में फाइंड करना है। तो मुझे सोच समझ के बताओगे कि उसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 800 रुपीज पे क्या 20 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट में जा रहा था? तो बताओ 100 पे कितना जाएगा? एक्स। 100 पे कितना जाएगा? एक्स। जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो पर 100 बात करते बेटा उसे। तो परसेंटेज फॉर्म में कितना जाएगा? तो एक्स, तो बताओ क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 800, तो कितना आ गया? 2.5%। तो परसेंटेज फॉर्म में फ्लोटेशन कॉस्ट का 2.5% है। ये 2.5% का इंटरप्रिटेशन, ये 2.5% का इंटरप्रिटेशन, ये 2.5% का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर 100 रुपया नेट, 100 रुपया अगर आएगा इक्विटी से, अगर 100 रुपया मिलेगा, तो क्या उसमें से 2.5 क्या फ्लोटेशन कॉस्ट में चला जाएगा? क्या किस में चला जाएगा? फ्लोटेशन कॉस्ट में चला जाएगा। तो बताओ कंपनी के पास कितना बचेगा? 97.5 बचेगा क्या? तो इसे कहते हैं नेट प्रोसीड्स। क्या कहते हैं इसे? नेट प्रोसीड्स। आई होप यू डू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने है ना लास्ट टाइम ये के का फॉर्मूला डिराइव किया था ना, इसीलिए मैंने ये सारी बातें की थी। तो समझने की कोशिश करो मेरी बात को। अब सारी बातें परसेंटेज फॉर्म में करते हैं। क्या करते हैं? सारी बातें परसेंटेज फॉर्म में करते हैं। मुझे बताओ, रिस्पॉन्स करना है। इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस का नोटेशन आरई है, और वो आरई क्या 15% है? हाँ ना में आंसर करो सिर्फ। इक्विटी की एक्सपेक्टेशन का नोटेशन आरई है, और क्या वो आरई 15% है? हाँ, वो आरई 15% है। वो 15% कमाने के लिए कंपनी के पास क्या 97.5 आया है? वो 15% कमाने के लिए क्या कंपनी के पास क्या 97.5 आया है? हाँ सर, 97.5 आया है। ये 15% कमाने के लिए कंपनी के पास कितना आया है? 97.5 आया है। आई होप यू डू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई कर लो। तो कंपनी के पास 97.5 आया है, तो 15 डिवाइड बाय 97.5 जब करते हो तो क्या आ जाता है आपका आंसर? 0.1538। फ्रैक्शन में कितना आता है? 0.1538। तो परसेंटेज फॉर्म में कितना होगा? 15.38%। परसेंटेज फॉर्म में कितना होगा? 15.38%। मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने यहां से के का फॉर्मूला डिराइव कर दिया।
आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने के के फॉर्मूले में क्या लिखा, मैंने के के फॉर्मूले में क्या लिखा, मैंने के के फॉर्मूले में यही लिखा। अच्छा, मैंने के फॉर्मूले में क्या लिखा, बताओ। के फॉर्मूले लिखा आर ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ, आर ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। क्या ये करेक्ट है? मैंने जो लिखा है वो ऑफ कोर्स करेक्ट है। बताओ आपका आर ई कितना है? 15% है, करेक्ट है। 1 माइनस एफ करूंगा तो एफ मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में कितनी है? यहां देखो, यहां देखो, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में क्या 2.5% है? यू ऑल अग्रीड विद दिस? यू ऑल अग्रीड विद दिस? तो अब मुझे बताओ, मैंने लास्ट टाइम ही डिराइव करके बताया था आपको, मैंने लास्ट टाइम ही डिराइव करके बताया था आपको, क्या मैं 1 माइनस एफ लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो 15% डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ करूंगा, 1 माइनस एफ करूंगा तो क्या मुझे 90, हाँ 1 माइनस एफ मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 0.025, 1 माइनस 0.025 विच इज नथिंग बट, क्या 15% डिवाइडेड बाय 0.975 हो जाता है क्या? एंड विच इज नथिंग बट 15% डिवाइडेड 97.5 क्या आता है? आर ई डिवाइडेड बाय एफ आता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डाउट है तो पूछोगे बेटा, मुझे समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे फास्ट। डन, चलो परफेक्ट, एकदम टकाटक, बच्चे बोल रहे समझ में आ रहा है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आर ई कैसे कैलकुलेट करें, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही आ रही है बेटा। जब तक देखो, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपके स्टडी मटेरियल में कहीं पे भी आर ई वर्ड यूज नहीं हुआ है। ये मेरे पढ़ाने के बाद आपका स्टडी मटेरियल देख लेना पूरे, आपका स्टडी मटेरियल पूरा देख लेना एक बार, आपको समझ में आएगा उन्होंने आर ई वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझोगे, आप कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आरई कैलकुलेट करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स। उसमें एक मेथड है विच इज सीएपीएम मॉडल। कौन सा है? सीएपीएम मॉडल। अगर कोई बिजनेस वैल्यूएशन में अपना करियर बनाना जाता है, करियर बनाने जाएगा, तो ऐसे फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक कोर्स होता है। उसमें सीएपीएम मॉडल पे 15-20 दिन का डिस्काउंट होता है। ये इतना डिटेल है। सीएफए कोई करता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो उसमें भी सीएपीएम मॉडल पे बहुत डिटेल डिस्कशंस होते हैं। मतलब सीएपीएम मॉडल का डिस्कशन उस पर डिफाइन करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी करिकुलम की रिक्वायरमेंट क्या है। अदरवाइज सीएपीएम मॉडल बहुत डिटेल है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब वैल्यूएशन इज एन रियली इंटरेस्टिंग टास्क। मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या इन बिटवीन कभी करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कैसे होती है। और जो आप पढ़ते हो ना, उसके सारे फंडामेंटल्स अप्लाई करेंगे। आपने अभी आज जितना भी पढ़ेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है आपका, सीएपीएम मॉडल है, सब कुछ केसी कैसे कैलकुलेट, आपने जैसे अभी केसी कैलकुलेट किया वैसे ही केसी कैलकुलेट करते हैं। सारी बातें जो भी आपने पढ़ी है वैसे ही अप्लाई होता है। मैं एक आपको है ना पूरा एक कोई भी एक कंपनी का पूरा वैल्यूएशन करके बताऊंगा। कोई भी कंपनी का पूरा वैल्यूएशन करेंगे हम लोग, और उससे आपको समझ में आएगा, तो आप समझ में आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं फालतू नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उसका 100% कनेक्टिविटी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ है। तो आगे चल के अगर जस्ट इन केस किसी का इंटरेस्ट आता है बिजनेस वैल्यूएशन में जाने का या फाइनेंशियल मॉडलिंग में जाने का, तो उसको बहुत हेल्प होगी। सीएपीएम मॉडल का डिस्कशन करते हैं। सीएपीएम मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या कहते हैं उसे? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मुझे बताओ, अगर मैं कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर मैं कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये रिस्की है कि रिस्क फ्री है? ये रिस्की है कि रिस्क फ्री है? करेक्ट है। ये क्या है? ये रिस्क फ्री है बेटा। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करो या बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट करो, जनरली माना जाता है, तो हम मानते हैं कि वहां पे 0% रिस्क है। लेकिन ऐसा अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट न करके उसको मैं शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, मैं मार्केट बोलूँ बेटा, अभी है ना, ये कंफ्यूजन मत करना बेटा, मैं जब मार्केट बोलूँ ना, ये स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। अगर यही पैसा मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, बैंक की एफडी से 7% मिल रहा था। कितना मिल रहा था? बैंक की एफडी से 7% मिल रहा था। तो क्या अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में इन्वेस्ट करने से 7% की रहेगी कि उससे ज्यादा की रहेगी?
7% की रहेगी क्या उससे ज्यादा होगी? अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स उससे ज्यादा होगी, क्योंकि मार्केट जितना रिस्की और वॉलेटाइल कुछ भी नहीं है। मार्केट जितना रिस्की और वॉलेटाइल कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट जितना ज्यादा रिस्की है उतना ज्यादा रिटर्न भी देता है। मैंने कहीं पे कहा होगा, आप गूगल करके देखना, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट चेक करना पिछले 30 साल का, आप एफडी का इन्वेस्टमेंट चेक करना लास्ट 30 इयर्स का, आप गवर्नमेंट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट चेक करना लास्ट 30 इयर्स का, उसके साथ कंपेयर करना। ये सारे कंपैरिजन आपको गूगल पे मिलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का, निफ्टी का या सेंसेक्स का आप है ना कंपेयर करोगे, तो ये 4 साल में मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ये चारों में आपका जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है वो कौन है? वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज, वो है आपका मार्केट। लेकिन ये है सबसे वॉलेटाइल। अभी देखो ना, आज अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स की बैंड बजी पड़ी है। मतलब बीच में तो मार्केट जो निफ्टी जो 12,000 पे हुआ करता था, वो आज कितने पे आ गया? 7,500 पे आ गया। अरे मैं आपके लिए एक सेशन अरेंज करने वाला था विच वाज ऑन ये मतलब बेसिक्स ऑफ स्टॉक, लेकिन क्या पूरा कॉलेज में ना मिसमैच हो गया सब। अदरवाइज सेशन था, मतलब वो मैंने बात भी करके रखी थी। देखते हैं उसको। सर समझ नहीं आता ये सब पॉइंट्स वाला अभी। श्रेया समझा नहीं क्या? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? अच्छा, सेंसेक्स निफ्टी, ठीक है ना, डोंट वरी, मैं अभी धीरे धीरे बात करेंगे ना यहाँ पे। निफ्टी समझाता हूँ क्या होता है। अब अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ? स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ। तो रिस्की तो है। अगर रिस्की है तो हम उसका प्रीमियम डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे? उसका प्रीमियम डिमांड करेंगे। तो मुझे बताओ, प्रीमियम जो डिमांड करेंगे हम उसका, मतलब ऐसे अगर बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट करें तो 7%, अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें तो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 12%। तो क्या ये 5% एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं क्या? तो ये जो 5% एक्स्ट्रा है, कहते हैं, बोलो क्या, उससे हम रिस्क प्रीमियम, जो रिस्क ले रहे हैं उसका हमें एडिशनल प्रीमियम मिलना चाहिए, उसका एडिशनल प्रीमियम मिलना चाहिए। मुझे बताओ, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न ऑन मार्केट कितना है? 12% है। रिटर्न ऑन मार्केट कितना है? 12% है। मुझे बताओ, अगर बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? 7% है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आरएम मतलब रिटर्न ऑन मार्केट, मार्केट में इन्वेस्ट करने से 12% मिलेगा। अगर हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 7% मिलेगा। तो मुझे बताओ प्रीमियम कितना मिलेगा? रिस्क प्रीमियम कितना मिलेगा? रिस्क प्रीमियम कितना मिलेगा? तो रिस्क प्रीमियम इज नथिंग बट आर एम माइनस आर एफ। बताओ आर एम कितना है? 12% है। आर एफ कितना है? 7% है। तो मुझे बताओ ये कितना परसेंट आ जाएगा? 5% आ जाएगा। तो योर रिस्क प्रीमियम विल बी 5%। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है आर एम माइनस आर एफ, एंड आर एम का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन मार्केट। आर एफ का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न। आरएफ का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न। आई होप यू डू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा इसमें? अब मुझे बताओगे, बात करते हैं बीटा पे। किससे बात करते हैं? बीटा पे। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एज पर सीएपीएम मॉडल एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। हम एज पर सीएपीएम मॉडल एक इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एज पर सीएपीएम मॉडल हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सुनोगे मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी लोगों का मानना, तो सभी लोगों का ये यूनानिमसली मानना है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रिस्की है। हाँ ना में आंसर करोगे? मार्केट रिस्की है। करेक्ट, सब लोग मानते हैं कि मार्केट रिस्की है। करेक्ट, चलो वंडरफुल। सेकंड पॉइंट, सीएपीएम मॉडल का मानना ये है, सीएपीएम मॉडल ने वो रिस्क को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सिस्टमेटिक रिस्क, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। सीएपीएम मॉडल ने जो रिस्क था ना मार्केट का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सीएपीएम मॉडल ये मानता है कि सिस्टमेटिक रिस्क एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। सीएपीएम मॉडल का मानना ये है कि सिस्टमेटिक रिस्क एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। सेकंड, सीएपीएम मॉडल का मानना ये है अनसिस्टमेटिक रिस्क उनके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है। किसकी वजह से? उनके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, कंपनीज के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, तुरंत समझ में नहीं आएगा, इसलिए डोंट एक्सपेक्ट कि इमीडिएट सारी बातें समझ में आ जाए।
मुझे बताओ आज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस उसकी मेन इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे आई है, हर कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे आई है। तो कोरोना वायरस की इम्पैक्ट जो स्टॉक एक्सचेंज पे आई, और स्टॉक एक्सचेंज में क्या एक सेकंड, मुझे बताओ, मैं जब भी स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो मैं निफ्टी की बात करूं, किसकी बात करूंगा? निफ्टी की बात करूंगा। सर निफ्टी क्या है? एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मुझे बताओ ना, आप जहां जहां आप रहते हो, हमारे पुणे में भी एक मार्केट यार्ड है, मार्केट यार्ड में, लेकिन वो मार्केट यार्ड वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सब्जी बिकती है, वहां पे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सब बिकता है। तो हर चीज का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म से वो सारी बातें बिकती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है? प्लेटफॉर्म है जहां पे अलग अलग डिफरेंट कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं। आप उसी प्लेटफॉर्म से उस जो भी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, उस कंपनी के शेयर्स को आप परचेज सेल कर सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो। उसे मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मार्केट कहते हैं। तो सर ये मार्केट में निफ्टी क्या है? बेटा बहुत सारे, हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन उसमें रिकॉग्नाइज्ड मेन जो है वो दो ही हैं। एक तो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम निफ्टी के नाम से बुलाते हैं। दूसरा कौन सा है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए ना एक सेशन कंडक्ट करवाता हूँ जिससे आपको, हाँ हाँ, बेटा निफ्टी नाम क्यों दिया उसका एक फुल फॉर्म है, आप है ना उसको नेट पे देख लेना, आपको समझ में आएगा। निफ्टी नाम देने का मतलब ये था, उसका कुछ ना, मुझे उसका फुल फॉर्म भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है करके, लेकिन निफ्टी नाम देने के पीछे लॉजिक था उसका। अब सेंसेक्स क्यों नाम दिया ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब उसमें भी कोई उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया हुआ है, कोई नाम से उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। तो नाम को लेके कंफ्यूज मत हो जाओ। अभी मुझे बताओ कोरोना वायरस नाम क्यों दिया? कोरोना वायरस नाम क्यों आया? वायरस को नाम कोरोना ही क्यों दिया, और कोई नाम क्यों नहीं दिया वायरस को? तो निफ्टी कहीं ना कहीं किसी का एक शॉर्ट फॉर्म है। अब मुझे एग्जैक्ट वो रिकलेक्ट नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। तो कहीं ना कहीं किसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, तो वो नेशनल, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप गूगल पे सर्च कर लेना बेटा उसको। अब मैं निफ्टी क्या है समझा देता हूँ आपको। मैंने कहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जब बात करते हैं तो हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? निफ्टी 50 की बात करते हैं। और जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो हम सेंसेक्स 30 की बात करते हैं। कंफ्यूजन होगा, जस्ट बी रिलैक्स, काम डाउन। हाँ करेक्ट करेक्ट। वो अभी अभी फुल फॉर्म पे नहीं जाते बेटा, अब मुझे कॉन्सेप्ट पे जान दो पहले। जब हम निफ्टी की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, मैं जनरली मेरा पूरा पैसा जो इन्वेस्ट करता हूं, जनरली मैं जब मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूं? उसको मैं निफ्टी में ही इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों? स्टॉक एक्सचेंज है, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। सेकंड, निफ्टी ने क्या करके रखा है, देखो ऑलवेज ना एक बात को समझो, कोई भी चीज को समझने के लिए उसका एक बेंचमार्क का होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहूं कि आपको एफएम में 95 स्कोर करना है, तो आप कहोगे सर मजाक, थोड़ी आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारे पास्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 95 स्कोर किया है, तो क्या वो जो 95 वो आपके लिए बेंचमार्क बन गया? वो क्या बन गया आपके लिए? एक बेंचमार्क बन गया। तो 1990 में ये निफ्टी स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? निफ्टी स्टार्ट हुआ था, और उन लोगों ने क्या कर दिया, अलग अलग सेक्टर की, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऐसे अलग अलग सेक्टर की टॉप 50 कंपनीज को, टॉप 50 कंपनीज को, टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी में क्या होगा, ये सब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी बेंचमार्क क्या क्रिएट करना था? एक बेंचमार्क क्रिएट करना था। मैंने अभी कहा कि अगर आपको एफएम में मैं कहूं आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो आप मजाक मानोगे, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, देखो पास्ट में ऐसे रिजल्ट्स हैं, बच्चे हैं, तो आपके लिए वो क्या बन जाते हैं? बेंचमार्क बन जाते हैं। सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लगा कि इकोनॉमी में कोई भी चेंज होता है उसकी इंपैक्ट मार्केट पे आती है। किस पे आती है? मार्केट पे आती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक 50 कंपनीज का ऐसा ग्रुप बनाते हैं, और वो 50 कंपनीज में हमारे इंडिया में जितने भी सेक्टर्स हैं वो हर सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनीज, हमारे इंडिया में जितने भी सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जो भी कह लो, सीमेंट सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये जितने भी सेक्टर्स हैं
उन सेक्टर्स की टॉप मोस्ट कंपनी है ये 50 कंपनीज। मतलब ये 50 कंपनी पूरे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? पूरे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब निफ्टी का मानना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मानना ये है कि अगर ये कंपनीज ऊपर जाएगी तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी, अगर ये कंपनीज नीचे जाएगी तो इकोनॉमी नीचे जाएगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मानना यह है कि अगर ये कंपनीज ऊपर जाएगी, अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जाएगा तो इकोनॉमी भी क्या जाएगी? ऊपर जाएगी। अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे जाएगा तो तो इकोनॉमी भी क्या जाएगी? नीचे जाएगी। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के एफएम में सिखाया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में रिलायंस का मार्केट कैप, शॉर्ट फॉर्म में मार्केट कैप बोलते हैं, मार्केट कैप 8 लाख करोड़ है। कितना है? मोर देन 8 लाख करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करते हो तो कंपनी की मार्केट कैप बताता है। कंपनी का क्या बताता है? मार्केट कैप बताता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर कि मार्केट कैप क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि बेटा आपको यहाँ पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये क्या बन जाता है? उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाता है। मुझे बताओ निफ्टी में जो 50 कंपनीज हैं वो कौन सी कंपनीज हैं? टॉप मोस्ट 50 कंपनीज हैं, हर सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, हर सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं। आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? ये 50 कंपनी, हाँ ये क्या हो गया? आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये, हाँ कहां चला गया? आपको पता है, अरे ये आपका चैट बॉक्स कहां चला गया वापस? निफ्टी में वो टॉप 50 कंपनीज हैं। और एक और बात आपको समझाऊं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। 50 कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करता है और उनको जैसे ऐसा लगता है कि उसमें से कोई एक कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको बाहर निकाल के जो कंपनी परफॉर्म करती है उसको अंदर लेके आता। रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज। निफ्टी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज और वो हमारे इंडिया की हर सेक्टर के टॉप मोस्ट कंपनीज हैं। और वो टॉप मोस्ट कंपनीज जैसे रिलायंस आज हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, टाटा हमारी, टीसीएस हमारे कंपनी के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, उनका जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारी कंट्री की जीडीपी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसी टॉप मोस्ट कंपनी 50 कंपनीज का ग्रुप है और एनएससी कांस्टेंट वॉच करती है। अगर उनको जैसा लगा कि 50 में से कोई एकाध कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही उसको एलिमिनेट करेगी और वो जो परफॉर्मिंग कंपनी होगी उसको अंदर डालेगी। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 कंपनीज वो ही है जो परफॉर्म कर रही है। क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है। और वही हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड करती है। किसको डिसाइड करती है? हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड करती है। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, 1990 में जब ये निफ्टी आया था, 1990 में जब ये निफ्टी आया था तो ये सिचुएशन में हुआ यूं था, 1990 में जब निफ्टीज आया था तो ये सिचुएशन हुआ यूं था कि उनको एक जजमेंट, मतलब मैंने कहा ना हर किसी के लिए एक बेंचमार्क का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बेंचमार्क का होना जरूरी है। तो उन्होंने 1990 में निफ्टी को बेंचमार्क दिया था 1000 का। कितने का दिया था? 1000 का। मतलब स्टार्ट किया था 1000 से कि निफ्टी 1000 है। कितना? निफ्टी 1000 है। मतलब निफ्टी 1000 होने का मतलब क्या होता है? निफ्टी 1000 मतलब होने का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करो। क्या निफ्टी में 50 कंपनी का ग्रुप है? 50 कंपनी का ग्रुप है। मान के चलो कि 50 कंपनी ऊपर जा रही है। अगर 50 कंपनी ऊपर जा रही है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या 50 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जा रहा है क्या? अगर 50 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपका ये जो 1000 वाला जो निफ्टी है ना, ये भी क्या होगा? ऊपर जाएगा। अगर मान के बेंचमार्क था 1000 का, ये परसेंट ऊपर जाएगा, तो मुझे बताओ ये ऊपर जाएगा तो ये कितना? 1000
वापस कंपनी ये जो 1100 के ऊपर जाएगा क्या? आप मेरी बात पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा? वापस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा ये शेयरिंग जो है ना ये बंद हो गया वापस। एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट होल्ड करना। मैंने कहा 1 मिनट होल्ड करना, लेट मी गेट बैक टू यू। Okay. Am I audible now? Fast. Am I audible now? Quick, quick, quick. ओके, लिसन नाउ, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करोगे, ठीक है? बताओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलोगे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहां पे हम शेयर्स सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही तो हाँ बोलोगे। ये बात समझ में आ रही तो हाँ बोलोगे। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बनाया? निफ्टी बनाया। निफ्टी मतलब क्या? निफ्टी का मतलब क्या? निफ्टी का मतलब क्या? नहीं ठीक है, मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा बेटा। टॉप 50 कंपनीज ऑफ एवरी सेक्टर, पर परफेक्ट है, श्रेयांश का आंसर बराबर है। टॉप 50 कंपनीज ऑफ एवरी सेक्टर करेक्ट है। निफ्टी मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 1990 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में स्टार्ट हुआ था। आप लोग रिस्पॉन्स करोगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 1990 में स्टार्ट, तब बेंचमार्क कितने का रखा था? कोई तो एक नंबर रखना। निफ्टी इज नथिंग बट अ नंबर। निफ्टी कुछ भी नहीं है, निफ्टी इज नथिंग बट अ नंबर। अब मुझे बताओ, मैंने कहा आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन परफॉर्म कितना किया? 90% मार्क्स आए, 95% आए, 40% आए, 50% आए? तो ये 90 मार्क्स क्या है, 95 मार्क्स क्या है? एक नंबर है, ये नंबर है जिससे हमें पता चलता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। आप समझे मेरी बातों को? तो निफ्टी क्या है? निफ्टी इज नथिंग बट अ नंबर। निफ्टी इज नथिंग बट अ नंबर। अब भी मैं करंटली अगर देखूं, अरे मैम जरा मुझे मोबाइल देना मेरा। मैं करंटली अगर देखूं, आपको बताता हूं, रुको। निफ्टी, रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी कुछ भी नहीं है, एक नंबर है। निफ्टी कुछ भी नहीं है, क्या है? एक नंबर है। जैसे परफॉर्मेंस को मेजर करने का नंबर है। रुको मैं बताता हूं अभी आपको। अभी आज की डेट में अभी करंट निफ्टी क्या चल रहा है, आई विल शो यू। अभी निफ्टी क्या चल रहा है, आई विल शो यू। हाँ, आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या ये? आई डोंट नो ये स्क्रीन पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अभी निफ्टी चल रहा है, करंट निफ्टी जो चल रहा है वो है 9339। कितना चल रहा है? 9339। बोलो कितना चल रहा है? 9339। अभी जो निफ्टी चल रहा है वो कितना चल रहा है? 9339 चल रहा है। जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर दोगे। बताओ निफ्टी क्या है? ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज। निफ्टी अभी 9339 चल रहा है, ये क्या है? एक नंबर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। 95 मार्क्स क्या है, 50 मार्क्स क्या है, 60 मार्क्स क्या है, 70 मार्क्स क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। इससे हम पता कर सकते हैं कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा होता है। समझ में आ रही तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रही तो ना बोलो। ओके, एक और बात मुझे बताओ, जब 1990 में निफ्टी स्टार्ट हुआ था तो एक नंबर देना जरूरी था ना? जैसे कि मुझे बताओ, आपकी एग्जाम होती है तो एग्जाम में क्या 40 मार्क्स क्या बेंचमार्क है कि इससे नीचे तो नहीं आना चाहिए? मतलब जो भी है उसके ऊपर ही आना चाहिए तो ही पास होंगे।
तो एक बेंचमार्क तो डिसाइड हुआ था ना 40 नंबर, कितने नंबर डिसाइड होते 40 नंबर। उसी तरह से 1990 में जब निफ्टी स्टार्ट हुआ था तो बेंचमार्क डिसाइड हो गया, 1000 से स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया? 1000 से स्टार्ट किया। यू ऑल एग्री विद दिस? ओके, तो सर ये ऊपर कैसे जाएगा? जैसे जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे कंपनी का, नहीं, ये जो 1000 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो निफ्टी 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1000 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो निफ्टी ने सारे सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनीज को इन्वॉल्व किया था, एक ग्रुप बनाया था, उस 50 कंपनीज को निफ्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर उन 50 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जा रहा है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, निफ्टी 1000 का 1000 रहना चाहिए कि निफ्टी भी ऊपर जाना चाहिए? निफ्टी 1000 का 1000 रहना चाहिए, करेक्ट है। ऊपर मार्केट, शेयर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन का ऊपर जाने का मतलब ही क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर अगर ऊपर जाएगी, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले रिलायंस की मार्केट प्राइस 880 रुपीज थी। कितनी थी? 880 रुपीज थी। आज अभी रिसेंट प्राइस बता रहा हूं, मैंने अभी चेक किया, उसकी प्राइस है 1500। कितनी प्राइस है? 1500। तो श्रेयांश मुझे सोच के बताएगा, क्या तुझे नहीं लगता है कि प्राइस बढ़ गई तो कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा? मार्केट प्राइस इंक्रीज हुई तो कंपनी का मार्केट कैप इंक्रीज होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। पहले मुझे बताओ, निफ्टी में जो 50 कंपनीज हैं, निफ्टी में 50 कंपनीज है, अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये 1000 का 1000 ही रहेगा कि ऊपर जाएगा? ये जो निफ्टी नंबर, जो एक नंबर है, दिस इज नथिंग बट अ नंबर, दिस इज नथिंग बट अ नंबर, तो ये नंबर वही रहेगा कि ये ऊपर जाएगा? इंक्रीज होगा, करेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है। इट विल इंक्रीज, ऊपर जाएगा, परफेक्ट है, इट विल इंक्रीज। आपको पता है कोरोना वायरस ये आउटब्रेक हुआ, उसके पहले हमारा जो निफ्टी था ऑलमोस्ट 12,500 हो गया था। कितना हो गया था? 12,500। हमारा निफ्टी कितना हो गया था? 12,500 हो गया था। और एक पॉइंट ऐसा भी आया था 25 डेज बैक, निफ्टी कितना हो गया था? 7450 हो गया था। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, जब 7450 हुआ होगा तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या पूरा मार्केट नीचे आया होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, निफ्टी के ऊपर जाने से मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा। निफ्टी के ऊपर जाने से मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो क्या सारी कंपनी के शेयर प्राइस भी ऊपर जाएंगे क्या? निफ्टी के नीचे आने से मार्केट क्या होगा? नीचे जाएगा। तो क्या सारी कंपनी के शेयर प्राइस भी नीचे जाएंगे क्या? अरे यस और नो? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। जब ये 7450 हुआ था, जब ये 7450 हुआ था, मेरा निफ्टी में इन्वेस्टमेंट था अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपीस का। कितने का था? जब 12,500 निफ्टी था तब मेरा निफ्टी का इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस कितनी शो कर रही थी? अब निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या था? मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। जब निफ्टी 12,500 था तब मेरे जो मेरे इन्वेस्टमेंट थे, शेयर्स थे, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आ रही थी? 17 लाख आ रही थी। जैसे ही 7450 हो गया, अप्रोक्सीमेटली मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो मुझे लग रहा है कि 9 लाख या 8 लाख रुपीस पे आ गया था। कितने पे आ गया था? 9 लाख या 8 लाख रुपीस पे आ गया था। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या मार्केट नीचे जाएगा तो क्या सारी कंपनी के शेयर प्राइस भी नीचे जाएंगे क्या? अरे हाँ ना, सारी कंपनी के शेयर प्राइस भी नीचे जाएंगे क्या? तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, बताओ वो कितनी हो गई थी? 17 लाख से 9 लाख रुपीस हो गई थी। कितनी हो गई थी? 17 लाख से 9 लाख रुपीस। इसका मतलब ये हुआ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको नहीं लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बहुत वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? ये कोई भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो भी डिस्कशन कर रहा हूं, ये सब एडिशनल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। इट हैज नो कनेक्शन विद सिलेबस। अगर ये मैंने नहीं भी समझाया होता तो भी चलता था। समझना है कि नहीं समझना है? कैसे आगे बढ़े? ओके, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो अब क्लियर हुआ निफ्टी क्या होता है। जैसे निफ्टी है
वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बना के रखा है, सेंसेक्स बना के रखा है, और वो सेंसेक्स भी क्या है, एक नंबर है, सेंसेक्स क्या एक नंबर है, और उसमें ग्रुप ऑफ 30 कंपनीज है, क्या ग्रुप ऑफ टॉप मोस्ट 30 कंपनीज है। अब समझ में आया होगा कि निफ्टी क्या है। निफ्टी कोई भी अगर आपसे पूछे तो बोलना एक नंबर है। ये क्या है, एक नंबर है, मार्केट के परफॉर्मेंस को जज करने का एक नंबर है, मार्केट के परफॉर्मेंस को जज करने का एक नंबर है। मैंने अभी कहा कि 20 दिन पहले निफ्टी कितना था, मार्केट कितना था, 7450 था। आज की अभी मैं एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मार्केट कितना है, 9339 है। क्या मार्केट ऊपर गया, क्या मार्केट ऊपर गया है क्या? अगर मार्केट ऊपर गया है तो अब मेरे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बता रही है अप्रोक्सीमेटली मुझे कितनी बता रही है, 12 लाख रुपए बता रही है। कितनी बता रही है? 12 लाख रुपए बता रही है। आई होप बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आए तो ना बोलो। क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ये दो चार बच्चों के समझ में, बाकी सारे बच्चे की हवा खा रहे हैं क्या? बट मार्केट प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज नेगेटिव न्यूज की वजह से भी अफेक्ट होता है। आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। एक साथ सारी बातें बोल दूंगा। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट प्रायुष। बाकी बच्चे भी थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। फेस टू फेस वाले बच्चे कहां पर है सर? एक कंपनी निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे? अरे भाई कहीं पे भी, अपने पुणे का भी स्टॉक एक्सचेंज है, पुणे का भी स्टॉक एक्सचेंज है। अगर मेरी कंपनी है तो मुझे अब एक सिंपल सी बात कहूं, करेक्ट है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मेरा फार्म हाउस है, करेक्ट है, मेरे फार्म हाउस में बहुत सारे वेजिटेबल्स में ग्रो करता हूं। अब वो वेजिटेबल्स को मुझे पुणे के मार्केट में भी बेचना है, मुझे कोल्हापुर के मार्केट में भी बेचना है, मुझे यूपी के मार्केट में भी बेचना है, तो मेरी मर्जी ना, मुझे कौन से मार्केट में बेचना है वो मेरी मर्जी। अगर मेरी कंपनी का शेयर्स है, मुझे एनएससी पे बेचना है, मुझे एनएससी के मार्केट में बेचना है, मुझे बीएससी के मार्केट में बेचना है, मुझे पुणे के स्टॉक एक्सचेंज में भी बेचना है, मेरी मर्जी। तो एक कंपनी का शेयर्स निफ्टी में भी, मतलब निफ्टी मत बोलो, ये बोलो एनएससी में भी कैसे हो सकता है, बीएससी में भी कैसे हो? निफ्टी तो एक नंबर है, सेंसेक्स तो एक नंबर है बेटा। सर एक कंपनी कितने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है? अरे आपको मर्जी पड़े, मैंने कहा ना, मेरी प्रोडक्ट है, मुझे जहां जहां बेचना है वहां बेच सकता हूं मैं। लेकिन जनरली दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज एनएससी एंड बीएससी, लोग वहीं पे जाते हैं, बाकी कहीं नहीं जाते बेटा। रिकॉग्नाइज होगा वहीं पे जाएंगे ना। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा। यहाँ पे समझ में आया क्या यहाँ पे? ओके, अब आते हैं थोड़ा करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू कि करिकुलम क्या कहना चाहता है। करिकुलम हमें ये समझाता है कि सीएपीएम मॉडल को, नहीं, सीएपीएम मॉडल क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है? सीएपीएम मॉडल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है आरई को, इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सीएपीएम मॉडल ने कहा कि नहीं, मार्केट बहुत रिस्की है, मार्केट बहुत रिस्की है, इसीलिए उसने वो रिस्क को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कैटेगरी नंबर 1 सिस्टमेटिक रिस्क, कैटेगरी नंबर 2 अनसिस्टमेटिक रिस्क। कैटेगरी नंबर 1 सिस्टमेटिक रिस्क एंड कैटेगरी नंबर 2 अनसिस्टमेटिक रिस्क। आई होप यू डू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? सर सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क इकोनॉमी का रिस्क है। कौन सा रिस्क है? इकोनॉमी का रिस्क है। इकोनॉमी के रिस्क, इकोनॉमी में कोई चेंज होता है तो उसकी इंपैक्ट मार्केट पे जाती है। अगर इकोनॉमी में पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट क्या होता है? ऊपर जाता है। अगर इकोनॉमी में नेगेटिव वाइब्स हैं या नेगेटिव न्यूज हैं तो मार्केट क्या होता है? नीचे जाता है। इनिशियली जब कोरोना आउटब्रेक के न्यूज आ रहे थे तो मार्केट वाज ड्रास्टिकली गोइंग डाउन, मार्केट इतना नीचे जा रहा था, मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि 2008 में लेमन ब्रदर्स का बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। मतलब यूएस में लेमन ब्रदर्स करके एक बैंक है जिसकी साइज एसबीआई बैंक से 20 टाइम्स बिगर देन एसबीआई बैंक, 20 टाइम्स बिगर देन एसबीआई बैंक, और लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गई थी। लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गई थी और वो बैंकरप्सी की जो इफेक्ट थी ग्लोबल इकोनॉमी पे आई थी। और 2008 में हमारा निफ्टी चला गया था 2500 पे। कितने पे चला गया था? 2500 पे। मतलब जबरदस्त। तो इस बार भी बताओ लेमन, अब मुझे, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करना। लेमन ब्रदर्स की जो इंपैक्ट मार्केट पे आई थी, क्या ये कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं कि ये इकोनॉमी के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं?
लेमन ब्रदर्स की इंपैक्ट 2008 पे, लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हुआ था, यूएस में बैंकरप्ट हुआ था, और उसकी इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर भी आई थी। क्या ये रीजन इकोनॉमी का रीजन है कि कंपनी का इंटरनल रीजन है? ये इकोनॉमी का रीजन है, एक्सटर्नल रीजन है कि कंपनी का इंटरनल रीजन है? सबका आंसर टकाटक आ रहा है। ये कौन सा रीजन है? सभी लोग आंसर करेंगे बेटा, बाकी बच्चों को मुझे समझ में आ रहा है, बाकी बच्चे देख रहे हैं। ये कंपनी का कौन सा रीजन है? ये कंपनी का नहीं, ये इकोनॉमी का एक्सटर्नल रीजन है, उसके वजह से मार्केट पे इंपैक्ट आ रही है। कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से हमारे मार्केट पे इंपैक्ट आई, निफ्टी पे इंपैक्ट आई, तो मुझे सोच के बताओगे क्या ये कंपनी का कोई इंटरनल रीजन की वजह से था कि ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से था? ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से है। और मार्केट 12,500 से विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज धड़ 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 खत्म होकर सीधा आगे 7,450 पे आ गए। लोगों को डर लग रहा था, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को डर लग रहा था, एक्सपर्ट को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए वापस वो 2008 वाली सिचुएशन आ जाए। आप समझ लो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए कहते हैं मार्केट बहुत रिस्की है, मार्केट बहुत रिस्की है। और सीएपीएम मॉडल ने उस रिस्क को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो कौन सा रिस्क? एक रिस्क है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो आता है, उस रिस्क को हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। और कंपनी के इंटरनल रीजन की वजह से जो रिस्क आता है उसे कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। लेकिन सर कैसे बैंकरप्ट हुआ था श्रेयस? ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है बेटा, बहुत बड़ी स्टोरी है, शेयर कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं बेटा, अभी डाइवर्ट हो जाएंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं। सीएपीएम मॉडल का मानना यह है, दो बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। सिस्टमेटिक रिस्क इकोनॉमिक के एक्सटर्नल रीजन की वजह से, अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपनी के इंटरनल रीजन की वजह से। मैं कह रहा हूं मारुति के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और मारुति के वर्कर्स काम पे नहीं आ रहे, 6 महीने से काम पे नहीं आए थे, प्रोडक्शन पूरा बंद। तो अब वो जो था प्रोडक्शन पूरा बंद हो गया, तो मारुति कंपनी के अभी प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो ईबीआईटी नहीं आएगा, ईबीआईटी नहीं आएगा तो इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे? तो ये सारी बातों की इंपैक्ट किस पे आएगी? पैट पे आएगी। पैट पे आई तो किस पे आएगी? ईपीएस पे आएगी। अगर ईपीएस पे आई तो किस पे आएगी? मार्केट प्राइस पे आएगी। तो मारुति की मार्केट प्राइस कम हो रही है, तो ये रीजन क्या है? कोई इकोनॉमी का एक्सटर्नल रीजन है कि उनका इंटरनल रीजन है? कौन सा रीजन है? उनका इंटरनल रीजन है। तो इंटरनल रीजन की वजह से, उस इंटरनल रीजन की वजह से जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है, उसे सीएपीएम मॉडल अनसिस्टमेटिक रिस्क के नाम से बुलाता है। किसके नाम से बुलाता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क के नाम से बुलाता है। अभी बीच में यस बैंक के फाउंडर ने रेजिग्नेशन दे दिया, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, बराबर है, यस बैंक में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुए, फ्रॉड्स हुए। तो ये मुझे बताओ, ये रीजन क्या था? क्या कोई एक्सटर्नल रीजन था कि यस बैंक का इंटरनल रीजन था? ये क्या था? यस बैंक का इंटरनल रीजन था। थोड़े टाइम पहले सीसीडी के चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड करने की वजह से उसकी शेयर प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आ गई। तो मुझे बताओ, ये कोई इकोनॉमी का एक्सटर्नल रीजन था कि कंपनी का इंटरनल रीजन था? ये कंपनी का क्या था? इंटरनल रीजन था। तो इंटरनल रीजन के वजह से अगर शेयर प्राइस ऊपर नीचे है तो रिस्क है। तो क्या है रिस्क? इस रिस्क को सीएपी कहता है अनसिस्टमेटिक के नाम से बुलाता है। कौन से बुलाता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, यहां तक की बात समझ में आ रही है। सीएपीएम मॉडल ये कहता है, मैं आता हूं प्रायुष, धीरे धीरे मुझे बोलने दो थोड़ा बेटा, लेट मी स्पीक आउट। मैं आता हूं। सीएपीएम मॉडल ये कहता है कि हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क गेट्स कैंसल विद ईच अदर। तुरंत नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। सीएपीएम मॉडल का मानना यह है कि हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। अनसिस्टमेटिक रिस्क गेट्स कैंसल विद ईच अदर। जो हमें डर लगता है, सीएपीएम मॉडल कहता है कि हमारा जो कंसर्न है वो सिस्टमेटिक रिस्क से ही है। किससे है? सिस्टमेटिक रिस्क से ही है। हमारा कोई भी कंसर्न अनसिस्टमेटिक रिस्क से नहीं होता है। श्रेयस बोल रहे सर इंटरनल रीजन की वजह से पूरा मार्केट अफेक्ट होगा, है ना? पर मैं आता हूं ना श्रेयस, थोड़ा हैव पेशेंस। मुझे लग रहा है टाइम हो गया है और डिस्कशन लेंथी है थोड़ा। डिस्कशन में थोड़ा करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू कम कर रहा हूं और आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा कर रहा हूं, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है।
बट मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 12 बजे एक और लेक्चर है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। 2 चीजें मैंने समझा दी, एक तो अनसिस्टमेटिक रिस्क समझाया क्या होता है, एक मैंने सिस्टमेटिक रिस्क समझा दिया। कल मैं उस बातों को लेकर थोड़ा आगे बढ़ूंगा। सीएपीएम मॉडल का मानना यह है कि हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क की टेंशन नहीं है, हमें जो भी टेंशन है वो किसकी है, सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क की है। हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क की टेंशन नहीं है। उसका कहना क्या है कि हमें जो भी टेंशन है वो किसकी है, सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क की है। ये सीएपीएम मॉडल का मानना है। अब ऐसा क्यों मानना है, कल उस पर डिस्कशन करते हैं, ताकि क्या है कि हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। विल सी यू टुमारो, विल सी यू टुमारो, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। बेटा वापस देखो, मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ ना, सिर्फ 34 बच्चे आए हैं, सब 34 बच्चे आए हैं देखने के लिए। उसमें ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं, तो फेस टू फेस बैच वाले भी बच्चे भी हैं। एंड दिस इज द फैक्ट एंड रियलिटी कि बच्चे कभी सिंसियरली इन चीजों को अटेंड करते ही नहीं है। अब क्यों नहीं करते मुझे पता नहीं है बेटा। चलो एनीवे, जो कर रहे हैं उनका एडवांटेज ले, बेनिफिट ले बेटा। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी।